मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरी उम्र अभी बस 21 साल की थी। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक रईस खानदान की इकलौती लड़की से कर दी। मेरी पत्नी सबके सामने सीधी सादी संस्कारी बनी रहती और मेरे सामने एक मॉडल खुले विचार वाली लड़की बन जाती। पर फिर अचानक से मेरे पिता का देहांत हो गया। उसके बाद मेरी पत्नी और ससुर दोनों की असली सच्चाई जब सबके सामने आई तो सबके होश उड़ गए। मेरा नाम संदीप है और मैं एक मिडिल क्लास रूढ़िवादी परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे माता पिता तो छोड़िए, मेरे दोनों बड़े भाई राजेश और महेश और एक मेरी छोटी सी बहन पिंकी भी इस रूढ़िवादी के शिकार हो चुके थे, क्योंकि इन दिनों की ही शादी कम उम्र में कर दी गई थी। इस घर में इकलौता कुंवारा मैं ही बचा था, इसलिए सबने मिलकर मेरा भी टिकट काटने का निश्चय कर लिया था और आज सुबह से ही सब मेरा दिमाग खा रहे थे। शादी शादी शादी, आप लोगों को मेरी शादी के अलावा और कुछ नहीं दिखता। अभी मेरी उम्र ही क्या है और एक छोटी सी नौकरी से कैसे चलाऊंगा अपना परिवार। आज सुबह से मेरे घर में महाभारत चल रहा था। एक तरफ थी मेरी पूरी फैमिली और दूसरी तरफ मैं अकेला। उस वक्त मैं अपने आप को अभिमन्यु से कम नहीं समझ रहा था, जो कि इस शादी रूपी चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास कर रहा था। बेटा, मेरे पिताजी ने तुझसे भी कम पगार पर काम करके तुम चारों भाई बहनों की परवरिश की थी और तुझे सिर्फ एक बीवी का खर्चा उठाना भारी पड़ रहा है। मेरी माँ मुझे उकसाते हुए बोली। मेरी उम्र अभी 21 साल है और मैंने हाल में ग्रेजुएशन ख़त्म कर एक प्राइवेट क्लर्क का काम करना शुरू किया था। पगार के नाम पे सिर्फ 8,500 मिलते हैं, जिससे खुद मैं अपना गुजर बसर किसी तरह से कर पाता हूँ, क्योंकि मैं नौकरी के साथ साथ MBA की तैयारी भी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इस 8,500 की जगह 85,000 की नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इस सपने के बीच मेरा ही परिवार खड़ा था, हाथों में वरमाला लिए, और मुझे किसी भी हालात में अभी शादी नहीं करनी थी। छोटे, अभी तेरे दोनों भाई जिंदा हैं। जब तक तू सेटल नहीं हो जाता हम तेरे और तेरी पत्नी का खर्चा उठाएंगे। बड़े भैया बहुत ही जोश में बोले, लेकिन अभी मेरी नज़र बड़ी भाभी पर पड़ी, जो कि इशारों ही इशारों में बड़े भैया की क्लास ले रही थी। मानो कह रही थी कि जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, वरना रात को कमरे में तुम्हारी खैर नहीं होगी। जैसे ही भैया की नज़र भाभी पर पड़ी और उनके इशारे को समझने के बाद वो हकलाते हुए बोले, अब मैं समझता हूँ कि मेरा छोटा भाई स्वाभिमानी है, वो अभी मेरी मदद नहीं लेगा, है ना भाई। उसके बाद वो मेरे सामने कतार दृष्टि से देखा और कान के पास फुसफुसाते हुए बोले, भाई संभाल ले, वरना तेरी भाभी मेरा हाल बेहाल कर देगी। मैं उनके इस हाल पर मुस्कुरा उठा और बोला, भैया सच कह रहे हैं, भला मैं कैसे अपनी बेबी का खर्चा किसी और को उठाने को कैसे कह सकता हूँ। और वैसे भी जब तक MBA ख़त्म नहीं कर लेता शादी नहीं करूँगा, और ये मेरा अंतिम फैसला है। तभी घर में पंडित जी का आगमन होता है। इस महाशय का भी बराबर योगदान है मेरे परिवार में सभी का हाथ पीले कराने का। मैंने मन ही मन सोचा, लो बस अब इनकी ही कमी थी। आज तो ये लोग इस अभिमन्यु का वध करके ही मानेंगे। मुझे पंडित जी के चेहरे पर हमेशा एक ज़बरदस्ती की मुस्कान दिखाई देती है। शायद यही उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो। उनके कमरे में घुसते ही मेरा परिवार उनके आगे नतमस्तक हो गया और मेरे पिता ने उनसे कहा, पंडित जी लड़की की तस्वीर लाए हैं, इसका मतलब आप लोगों ने बिना मुझसे पूछे लड़की देखना भी शुरू कर दिया है। हद है, मैं झुलझुलाते हुए बोला। लेकिन मैंने देखा, जब मेरी बात को अनसुना करके पंडित जी की खातिरदारी में लगे पड़े हैं, तभी पंडित जी ने अपनी पोटली से 2 तस्वीर निकाली। मेरी माँ ने झट से दोनों तस्वीर उनके हाथ से छीनते हुए उन तस्वीर को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। मैंने देखा मेरी माँ की तरह मेरा परिवार ही उन तस्वीरों को देखकर उस लड़की की खूबसूरती के पुल बांधे जा रहे थे। मैं भी उत्सुकतावश तिरछी नज़रों से आँखों से तस्वीर को देखने का प्रयास करने लगा, और जैसे ही मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मानो कह रहा हो, यही है
वो जो बनेगी तुम्हारी दुल्हन। मेरी मम्मी ने झट से 500 रुपये की हरी पत्ती अपने छोटे से बटुए से निकाली और पंडित जी की तरफ बढ़ा दी और बोली, वाह पंडित जी, आप आज बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। तस्वीर से भी ये लड़की किसी बड़े और ऊंचे खानदान की लग रही है। पंडित जी मम्मी के हाथ से नोट लेते हुए अपने आदत के अनुसार झूठी हंसी हंसते हुए बोले, हे, एकदम सही पहचाना आपने भाभी जी। इस लड़की के पिताजी की गिनती शहर के रईसों में एक है। उनकी 2 कपड़े की फैक्ट्रियां हैं और सूदी किस्ती का बिजनेस भी है। सेठ जी का नाम महेंद्र जलान और उसकी बेटी का नाम चारुलता है। अब तक मैं चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन पंडित जी इन बातों को सुनकर मुझे एक शंका हुई और उसी शंका को दूर करने के लिए मैंने पंडित से पूछा, जब ये लड़की इतनी ही रईस खानदान की है तो क्या ये हमसे रिश्ता करेगी? क्योंकि हम लोग तो ठहरे मिडिल क्लास के लोग, और तो वो बंगलों में रहने वाली मैडम है। मम्मी मुझे गुस्से में कुछ कहने ही जा रही थी कि पंडित जी ने मेरे प्रश्न का जवाब देते हुए बोला, बेटा इस लड़की की माँ नहीं है, क्योंकि वो उसके जन्म के साथ ही गुजर गई थी। बेटी की परवरिश बाप ने अकेले की है और इस लड़की के पिताजी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उसकी बेटी का विवाह किसी ज्वाइंट फैमिली वाले घर में हो, जिससे कि उनकी बेटी का परवरिश का प्यार मिल सके, जिससे वो अब तक अनजान थी। मेरी जिगर खत्म हो गई थी क्या? अब हम बड़े बात कर लें। पापा चिढ़ते हुए बोले, सुनिए पंडित जी, हमें ये लड़की पसंद है, आप बात आगे बढ़ाइए। और एक बात, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए पैसे वैसे की कोई बात मत कीजिएगा। पापा ने पंडित जी को 2 टूक में अपना फैसला सुना दिया। पंडित जी भी खुशी खुशी घर से पधारे। सुबह सुबह ही 500 की बोहनी हो गई थी और साथ ही इतना बड़ा रिश्ता भी तय हो गया था। कुछ दिनों बाद ही पंडित जी का फ़ोन आया कि लड़की के पिताजी और लड़की आप लोगों से मिलना चाहते हैं। मीटिंग फिक्स हुई एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट में। चारुलता के पिताजी ने पूरा एक कैबिन ही बुक कर लिया था, जिसमें मेरा पूरा 15 लोगों का परिवार और वो उनकी लड़की के अलावा और कोई नहीं था। चारुलता फ़ोटो में जितनी सुंदर लग रही थी, उससे कहीं ज़्यादा वो रियल में सुंदर थी। इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद वो काफ़ी सिंपल लग रही थी। उसने एक पीले रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी। गोरा बदन, चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें और चेहरे पर एक लट, जिससे वो बार बार पकड़कर अपने कान के पीछे कर रही थी, लेकिन वो बार बार उसके चेहरे पर आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग रहा था। आते ही उसने मेरे सभी परिवार वालों को पैर छुए और खुद आगे बढ़ बढ़ कर मेरी भाभियों को खाना परोसने में मदद कर रही थी। मेरी दोनों भाभियां तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उन्हें एक देवरानी मिलने वाली थी, वो भी इस तरह की गाय जैसी देवरानी, जो इस ज़माने में मिलना मुश्किल था। तभी चारू के पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा अभी क्या काम करते हो? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही पापा बीच में बोल पड़े, अभी MBA कर रहा है और खुद के खर्चों के लिए एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। मैंने सोचा अब तो गई भैंस पानी में। भला कौन सा रईस बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी किसी पार्ट टाइम जॉब करने वाले से हो, लेकिन हुआ बिल्कुल मेरे सोच के विपरीत। चारू के पिता ने कहा, भाई ये तो अच्छी बात है कि लड़का पढ़ाई के साथ साथ अपनी खुद की जिम्मेदारी भी उठा रहा है। मैं बैठा बैठा सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है। तभी मैंने देखा कि मेरे पापा और चारू के पापा आंखों ही आंखों में इशारा करके एक दूसरे को समझा रहे थे, और उसके तुरंत बाद वे दोनों एक साथ मुझे और चारू को बोले, सुनो एक काम करो, तुम दोनों टेरिस पर चले जाओ और आपस में बात कर लो, क्योंकि आखिरकार जीवन तो तुम दोनों को ही बिताना है एक साथ। मैंने देखा चारू उतना कहते ही उठ खड़ी हुई और मेरे सामने खड़ी होकर बोली, चले। चारू की स्पीड देख मेरे परिवार वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। वो मेरे आगे चल रही थी और मैं भी शर्माते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन ये क्या, मैंने देखा कि टेरिस पर पहुंचते ही उसकी चाल बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि अब तक वो एक सिंपल लड़की की तरह शर्मा शर्मा कर चल रही थी, लेकिन टेरिस पर पहुंचते ही वो बिंदास कैट वॉक करके चल रही थी। और कैट वॉक करते हुए
एकदम से मेरे पास आ गई और बोली, कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? ज़िंदगी में पहली बार किसी को पहचानने में गलती कर गया था, क्योंकि अब तक जिसे मैं सभ्य, सुशील और साधारण लड़की समझ रहा था, वो तो एक मॉडर्न ख्यालों वाली कूल डूडी निकली। उसने मेरे शौक खाए चेहरे के सामने हाथों को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा था। उसमें इतनी बड़ी बात क्या थी जो तुम इतना चौंक रहे हो? देवी जी आपसे सीधे तुम पर आ गई थी, इसलिए मैंने भी इलाज का कहना साइड रखा और बोला, शौक तुम्हारे सवाल से नहीं, तुम्हारे इस बदले हुए अंदाज से लगा था। खैर छोड़िए, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैंने आज तक किसी भी लड़की को नहीं बनाया है गर्लफ्रेंड। वो मुंह पे हाथ रखकर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, हे ताजुब है, तुम तो दिखने में अच्छे लगते हो, तुम्हारी बॉडी भी एथलीट टाइप की है। भला ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो? देखिए चारू मैडम जी, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। मेरे लाइफ में मुझे अभी किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की की वजह से मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊँ। मैंने चारू को 2 टूक में जवाब दिया। ओह हाँ, पापा बोल रहे थे कि तुम MBA की तैयारी कर रहे हो। इट्स वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर गोल्स, चारू बोली। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नीचे मेरे परिवार के सामने तुम ये सीधी और संस्कारी बनने का नाटक क्यों कर रही थी? और तुम्हारे पापा जब इतने रईस हैं और तुम भी इतनी मॉडर्न हो, तो तुम लोगों ने मेरे परिवार को कैसे चुन लिया, जो ना तुम्हारे जितना मॉडर्न है और ना ही तुम्हारे पापा जितनी हैसियत है हमारी? मैंने अपने मन में उठ रहे सारे सवालों को एक साथ चारू के सामने रख दिया। चारू मेरे सारे सवालों को सुन कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, ये सच है कि तुम्हारे पापा परिवार की हैसियत में कई गुना ऊपर है, और ये भी सच है कि मैं एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की हूँ। लेकिन इसी के साथ ये भी बिल्कुल सच है कि ये रिश्ता मैंने खुद पसंद किया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी इस बड़ी और ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हूँ। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद मैंने अपना ज़्यादातर वक्त सिर्फ एक परिवार की कल्पना में ही बिताया है। मेरे पापा अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा बचपन आया और नौकरों के साथ ही गुजरा। थोड़ी बड़ी हुई तो पापा ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डलवा दिया। वहाँ मैं अक्सर दूसरे बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिवार जनों से मिलते हुए देखती और मन ही मन सोचती कि काश मेरा भी ऐसा ही एक परिवार होता जिससे मैं मिलती। चारू ने अपने पूरे मन के गुब्बार को मेरे सामने रख दिया था। उसका किसी परिवार के प्रति इतना लगाव देखकर मेरा भी दिल भर आया। मैंने मन ही मन सोचा कि सही कहा गया है, एक परिवार की अहमियत वही समझ सकता है जिसके पास कोई परिवार ना हो, वरना आजकल कौन लड़की चाहती है कि उसकी शादी किसी ज्वाइंट फैमिली में हो। आज की युवा पीढ़ी तो सिर्फ छोटा परिवार, सुखी परिवार की ही रट लगाए रहते हैं। यहाँ तक कि बेटी के माँ बाप भी शादी से पहले ये सपने देखते हैं कि लड़के का परिवार कहीं बड़ा तो नहीं, और अगर बड़ा हो भी तो बेटी को ऐसी पट्टी पढ़ा कर भेजते हैं कि कुछ ही सालों में 12 लोगों को एक परिवार 3 लोगों के 4 परिवार में बदल जाता है। चारू फिर से मेरे चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो, फिर से कहाँ गुम हो गए? मैं अपने ख्यालों से निकलकर चारू से बोला, नहीं, और एक बात मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं तो अभी पूछ लो और मुझे ठोक बजा के अपनी तसल्ली कर लो, वरना नीचे जो लोग हैं वो सिर्फ मेरे सर पर सहरा और तुम्हारे सर पर शादी का जोड़ा देखने को उत्सुक बैठे हैं। वो हंसते हुए बोली, तुम बहुत ही स्ट्रेंगिंग बात करती हो। यू हैव ए नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। और क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना है? मैंने 2 टूक में उससे कहा, तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने आज इतनी देर बात की है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या पूछूं। लेकिन एक बात ज़रूर है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर से नकचढ़ी ज़रूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है, जो आजकल बहुत ही कम लोगों के पास होता है। और एक बात, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरे और चारू के शादी वाले प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने से दोनों परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मेरी भाभियां तो जैसे खुशी से झूम रही थी, लेकिन मुझे उन दोनों पर बड़ी दया आ रही थी,
क्योंकि वो जिसे गाय समझ रही थी वो असल में शेरनी थी। भगवान ही इन दोनों को चारू के कहर से बचा पाएंगे। अब तो अगले ही दिन मेरी पूरी फैमिली को चारू के पापा ने अपने घर दावत पर आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि वो लोग लगे हाथ सगाई और शादी का डेट फिक्स भी करना चाहते थे। अगले दिन मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार सुबह से ही सुबह को स्टैंडर्ड दिखने के रेस में लगा हुआ था। दोनों भैया ने अपने शादी वाले ब्लेजर्स निकाल लिए, लेकिन तोंद बढ़ जाने की वजह से वो किसी तरह से उसे अपने फैले हुए जिस्म पर चढ़ा पाए। दोनों भाभियां का तो श्रृंगार ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब 2 घंटे बाद वो अपने कमरे से सज धज के निकली तो लगा कि मानो सामने साक्षात देवी लक्ष्मी के पूरे गहनों से लदी खड़ी है। इस मामले में मेरे मम्मी पापा ठीक निकले। वो हर साल दिवाली में पहनने वाले अपने कपड़े ही जच रहे थे। मैं भी अपने कैजुअल ड्रेस में ही था। वैसे भी मेरा मानना है कि इंसान की खूबसूरती उसके कपड़ों से नहीं, उसकी सेहत से झलकती है, जिससे कि मेरा कोई मुकाबला नहीं था। बड़े भैया ने अपने दोस्त से एक बड़ी सी इनोवा एक रात के लिए उधार ले ली थी, क्योंकि उन्हें भी झूठा दिखावा जो दिखाना था। करीब 3 घंटे के ड्राइविंग के बाद हम सब परिवार चारू के पापा वाले लोकेशन पर पहुँचे। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। हमने देखा कि हमारी गाड़ी एक बड़े से सफ़ेद बंगले के पास रुकी। तभी दरबान मेन गेट का दरवाज़ा खोलकर हमारी गाड़ी को अंदर करने का इशारा करता है। गाड़ी के अंदर घुसते ही 2-3 सफ़ेद बेदाग कपड़े पहने नौकर तुरंत गाड़ी के गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और हम पर फूल बरसाकर अब हमारा स्वागत करने लगते हैं। उनमें से ही एक बड़े भैया से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी बंगले के नीचे पार्किंग में लेकर चला जाता है। मैंने देखा कि मेरे घर वाले चारू के पापा की रईसी के चकाचौंध में खो गए थे। सब लोग सेठ जी की ठाठ बाट की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, लेकिन मैं खुद को बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। मैंने देखा कि चारू के पापा और चारू दोनों ही घर के दरवाजे पर हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। चारू ने आज एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और सच कहूँ तो वो आज भला की खूबसूरत लग रही थी। चारू के पापा हम सब को लेकर बंगले के अंदर जाते हैं। अंदर से तो ये बंगला और भी खूबसूरत लग रहा था। ऐसा बंगला तो मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। मैंने देखा कि मेरे परिवार वाले मुंह फाड़े बंगले के दर्शन में व्यस्त हैं। तभी चारू के पापा ने सबको सोफे पर बैठने का आग्रह किया और उसी के साथ 2-3 और नौकर हाथों में शरबत और नाश्ता लिए हमारे सामने खड़े हो गए और सबको शरबत और नाश्ता सर्व करने लगे। तभी मेरी नज़र दूर कोने में बैठे पंडित जी की तरफ पड़ गई। पंडित जी के सामने 3 थालियों में दुनिया भर के पकवान रखे हुए थे और पंडित जी कुछ पकवान खा रहे थे तो कुछ अपनी झोली में डाल रहे थे। कुछ देर बाद मेरी बहन, भाभी और माँ को लेकर चारों ऊपर अपने कमरे में लेकर चली गई और उधर मेरे पापा और भैया चारू के पापा से सगाई और शादी के लिए क्या क्या इंतजाम करना होगा उसकी तैयारियों के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। अकेला मैं ही था जो चुपचाप सिर्फ बैठा इस बड़े से बंगले में एक भिन्न माँ की बच्ची की रहने की कल्पना कर रहा था, क्योंकि घर जितना ही बड़ा होता है उसमें रहने वाले लोग उतने ही अकेले हो जाते हैं। मैंने आज तक चारू के पापा की तरफ ज़मीन से जुड़ा हुआ अमीर नहीं देखा था, क्योंकि मैंने तो अब तक यही सुना था कि दौलत अक्सर लोगों के मिजाज बिगाड़ देती है। तभी चारू के पापा ने पंडित जी को इशारों से बुलाया और उनसे सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त निकालने को कहा। उधर भाभी, बहन और माँ भी चारू के कमरे से नीचे हॉल में आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे घर की औरतों के चेहरे पर अजीब सा सुकून दिख रहा था, मानो अभी अभी वो कुबेर का खजाना देख आई हो। पंडित जी ने सगाई और शादी की डेट फिक्स कर दी थी, जो कि इसी महीने के आखिरी सप्ताह की थी। चारू के पापा ने पंडित जी को 21,000 दक्षिणा के साथ विदा किया और मेरे पापा से बोले, देखिए रात काफ़ी हो गई है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आज की रात आप हमारे घर में ही रुक जाइए, क्योंकि देर रात को लंबा सफ़र करना सही नहीं रहेगा। मेरे पापा भी थोड़ी ना नुकुर करने के बाद चारू के पापा की बात मान गए। तभी फिर
से 2 से 4 नौकर हम सबके पास आए और सबको बंगले में बने अलग अलग कमरों में लेकर जाने लगे। तभी मैंने देखा कि चारू पता नहीं कब और मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी और सबसे नज़र चुरा कर उसने मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी और फिर तुरंत सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ पड़ी। मैं तब तक उसे देखता रहा जब तक कि कमरे में न चली गई और उसके कमरे में घुसते ही मैंने सबसे छुप कर वो पर्ची निकाली और देखा उसमें लिखा था, आधी रात को मेरे कमरे में आ जाना, आपका इंतज़ार रहेगा। मैं चारू का कैरेक्टर समझ ही नहीं पा रहा था। तभी तो वो एक मासूम सी बच्ची की तरह बर्ताव करती और कभी कभी तो वो डिस्को और पग में जाने वाली उन मॉडर्न लड़कियों की तरह बन जाती थी जो अपने पास खड़े किसी भी लड़की को बिना किसी झिझक के फ्रेंड जोन कर देती थी। रात के 9 बजने जा रहे थे। मैंने मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। एक पल के लिए मैं सहम सा गया और कहीं ये चारू तो नहीं है? क्या इसे रात होने तक का भी सब्र नहीं है जो 9 बजे ही मेरे रूम में चली आई। मैं वैसे ही बड़बड़ाते हुए अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक नौकर खड़ा था और वो मुझे नीचे डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बुलाने आया था। मैंने चैन की सांस ली और उससे कहा कि वो चले जाए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट बाद मैं डाइनिंग टेबल पर पहुँचा तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर मानो 56 भोग सजे हों। टेबल पर कोई ऐसी जगह खाली नहीं थी जहाँ पर कोई डिश नहीं रखी थी। चारू के पापा बीच वाली कुर्सी पर बैठे थे और बाकी के लोग अपनी अपनी जोड़ियों के साथ बैठे थे। मैं अपनी मम्मी के पास अकेला बैठा था। मैंने देखा चारू खुद मेरे परिवार वालों को अपने हाथ से खाना परोस रही थी। मेरी मम्मी को यह अच्छा न लगा। उसने चारू का हाथ पकड़ और अपने पास बैठा लिया और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बैठकर खाना खाओ, मैं खाना परोस देती हूँ। मैं बाद में खा लूँगी क्योंकि मुझे अपने घर में भी सबके बाद ही खाने का आदत है। मैंने देखा कि चारू की आंखें खुली सी चमक उठी, मानो जिस चीज़ की बरसों से वो सिर्फ कल्पना करती आई थी वो उसे आज नसीब हुआ था। तभी चारू के पापा बोले, नहीं नहीं, अब भाभी जी आप बैठ जाइए, खाना नौकर परोस देते हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हम आपसे कैसे ये सब करवा सकते हैं। रामू काका, आप सभी मेहमानों को खाना परोस दीजिए। मेरी भाभी भी जिद्दी थी। वो बोली, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है और मैं ये पुण्य खुद कमाना चाहती हूँ। ये सौभाग्य मैं अपने नौकरों को क्यों दूँ। इतना कहकर मेरी माँ सबसे पहले चारू के पापा को ही खाना परोसने चली गई। चारू के पापा के लाख मना करने पर भी माँ ने पहले तो उसको खाना परोसा और फिर बारी बारी से सबको खाना परोसा और सबका खाना खा लेने के बाद वो बैठी। मेरे पापा बोले, भाई साहब माफ़ कीजिएगा, अगर मेरी पत्नी की किसी भी हरकत से आपको बुरा लगा हो तो, क्योंकि वो ऐसे ही है, हमारे घर में भी सिर्फ उसी की चलती है। अरे नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मेरी बेटी ऐसे घर में भी आने जा रही है जहाँ उसे ऐसी माँ जैसी सास मिलेगी और शायद वो शादी के बाद अपनी माँ का सुख की कमी को पूरा कर पाएगी जिससे वो सिर्फ बरसों से वंचित रही है। खुशी खुशी चारू के पापा मेरे पास आए और बोले, मैं और बाकी सबका खाना खाकर वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि मैंने देखा कि माँ सबको खिलाने के बाद अपनी डाइनिंग टेबल पर खुद ही अपने लिए खाना निकाल रही थी। तभी चारू के पापा और चारू दोनों ही उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुर्सी पर बैठा देते हैं और वो दोनों खुद उनका खाना परोसने लगते हैं। इस बार मैंने चारू के पापा की जिद देखी तो मेरी माँ के लाख मना करने पर भी माँ को खाना परोसे जा रहे थे और खाना परोसते हुए बोले, भाभी जी सारा पुण्य आप अकेले अकेले ही तो नहीं लेंगी ना, क्या कुछ पुण्य तो हम बाप बेटी को भी लेने दें। हाँ हाँ हाँ, मुझे समेत मेरे बाकी के सारे घर वाले इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे थे और उसके बाद तो सब वापस डाइनिंग टेबल की तरफ मुड़ चले और इस बार पूरा परिवार ही माँ की आव भगत में जुड़ गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा परिवार जो बरसों से खुद अधूरा था वो आज मेरे परिवार को परिवार का सही मतलब समझा जाएगा।
सब लोग आज पेट भर कर नहीं बल्कि आत्मतृप्ति के साथ ही डाइनिंग टेबल से उठ रहे थे। मैंने देखा कि आज मुझे समेत बाकी के सभी के मुख पर एक आत्मसंतोष था। सब वापस अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे। मैं सबसे पीछे पीछे चल रहा था कि तभी चारू पीछे से मेरे बाह को कचोटते हुए फुसफुसाते हुए बोली, याद है ना आज रात को तुम्हें मेरे कमरे में आना है, वरना मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। समझे बच्चू, मैं इस सब चीज़ों में उस पर्ची के बारे में भूल ही गया था, लेकिन ये चारू तो हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज तो कुछ कांड करके ही मानेगी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे सिर्फ करवटें बदल रहा था, क्योंकि मेरा मन तो भांति भांति की आकांक्षाओं से घिरा हुआ था। अगर गलती से किसी ने मुझे चारू के कमरे में देख लिया तो बरसों की बनाई हुई इज्जत धूल में मिट जाएगी और बदनामी होगी सो अलग। अंत में मैंने निश्चय कर लिया कि मैं चारू के कमरे में नहीं जाऊंगा और अपने कमरे का दरवाज़ा भी लॉक करके सोऊंगा। देखता हूँ वो कैसे मेरे कमरे में आती है, और बिस्तर से उठकर तुरंत कमरे का लॉक कर देता हूँ और चाबी अपने तकिए के नीचे रख लेता हूँ। उसके बाद करवट बदलते बदलते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता नहीं चला। अचानक रात को मुझे सिर्फ एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है। मैं अर्ध निद्र अवस्था में पलट कर देखता हूँ और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैं उससे दबे स्वर में बरसते हुए बोला, चारू तुम अंदर कैसी आई? मैंने तो अंदर से दरवाज़ा लॉक किया था। वो मुझ पर झपटते हुए बोली, पहले मुझे अपनी बाहों में भरो। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं अपने ही कसम में खोया था। तुम ना कोई काम नहीं हो। लगता है शादी के पहले मुझे ही तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। मैं उसे बाँह से पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल ले जाते हुए बोला, ठीक है मैडम जी, मैं आपसे शादी के बाद सब कुछ सीख लूँगा। अभी आप जाइए प्लीज़। अच्छा तो तुम्हें ये नहीं जानना कि मैं अंदर कैसे आई? उसने शरारत भरे अंदाज में पूछा। जानना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इससे कुछ भी पूछा तो ये तो आज मेरा चीर हरण करके ही मानेगी। इसलिए मैंने कहा, माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पूछना। फिर मैंने किसी तरह उस आफत की पुड़िया को कमरे से बाहर निकाला और फिर से बेड पर सोने चला गया। लेकिन आज मेरे आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मेरे आंखों में तो सिर्फ चारू का वो शरारती स्माइल वाला चेहरा बसा हुआ था। ऐसा नहीं था कि मुझे चारू की हरकतें पसंद नहीं थी, बस मुझे वो थोड़ी सी ज़्यादा ही मॉडर्न और खुले विचारों की लगती है। अगले दिन हम सुबह के घर वापसी के लिए तैयार होने लगे। चारू के पापा और चारू खुद हमें पूरे आदर सत्कार के साथ बाहर गाड़ी तक छोड़ने आए थे। घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी। पापा और भैया तो घर पहुंचते ही मेरी और चारू की सगाई की तैयारी में जुट गए। तभी मेरे मोबाइल पे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। वो चारू थी। वो बोली, घर पहुंच गए मेरे फ्यूचर हस्बैंड। मैं सोचते हुए बोला, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वो शरारत भरे लफ्ज़ों में बोली, वैसे ही जैसे कल रात मैं तुम्हारे बंद कमरे में आ गई थी। तुम मुझे बहुत ही कम आकाते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं बहुत ही पहुंची हुई चीज़ हूँ। कल जब मैं तुम्हारी भाभीियों और मम्मी को लेकर अपने कमरे में जा रही थी, तभी मैंने चुपके से उसके मोबाइल से तुम्हारा नंबर ले लिया था। और वो कल रात तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो हंसते हुए बोली, वो तो पहले मैं प्लानिंग करके रखती हूँ। मैंने रामू काका से बोलकर जानबूझ करके तुम्हें वो वाला कमरा दिलवाया था, क्योंकि उस कमरे की 2 चाबियाँ थीं। एक चाबी को उन्होंने तुम्हें दे दिया और दूसरी चाबी को मैंने अपने पास रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम तो एक नंबर के फट्टू हो, तुम कभी मेरे कमरे में नहीं आओगे। उसके बाद वो कुछ और कहने जा रही थी, तभी मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मैंने चारू को बाय बोलकर फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद वो रोज़ मुझे सुबह शाम फ़ोन करती। मुझे भी उसके साथ बात करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। एक बार तो बड़े भैया भाभी ने मुझे चारू से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, और उसके बाद ये बात पूरे परिवार को पता चल गई, और उस दिन से तो मेरी खूब खिंचाई होने लगी।
परिवार वाले मेरी खिंचाई करते हुए नहीं थकते थे। जब शादी के लिए बोल रहे थे तब बहुत ही ज्ञान बांट रहा था। अब देखो खुद फ़ोन पे दिन रात लगा हुआ रहता हूँ। इसी तरह बातों मुलाकातों में सगाई का दिन आ गया। मेरे भाइयों ने मेरे मना करने के बावजूद खुद के पैसे से मेरी सगाई की अंगूठी और एक शेरवानी खरीदी थी। मेरी सगाई के लिए चारू के पापा ने एक आलीशान मैरिज हॉल बुक किया था और लगभग वही सारे खर्चे भी उठा रहे थे। मुझसे ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मैं उन्हें इस बारे में कुछ भी कहूँ क्योंकि पता नहीं वो मेरी बात को कैसे लें। मैंने देखा कि हॉल पूरा का पूरा रईसों और पैसों वालों से भरा हुआ है। मॉडर्न औरतें महंगे महंगे सनग्लासेस लगाकर ढेर सारा मेकअप करके फिर से जवान बनने की कोशिश में लगी हुई थी। मुझे मेरा परिवार उन अमीरों में ऐसा लग रहा था जैसे कि शेरों के झुंड में कुछ बकरियां फंसी हो। मैं और चारू स्टेज पर बैठे और लोग आकर हमें सगाई की बधाई और महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। मैंने देखा कि मेरी भाभियों की नज़र तो आए हुए गिफ्ट में सिर्फ गहनों के डब्बों पर था। मेरे पापा और मम्मी इन मामलों में बिल्कुल साफ सुथरे थे। मैंने उन्हें भी अपनी तरफ ही इस आयोजन में असहज महसूस करते हुए देखा। मैंने तो कुछ रईस लोगों को हमें देखकर मुंह बनाते हुए भी देखा था, लेकिन मैं उनके इस व्यवहार को अनदेखा कर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि उन्हें यह रिश्ता बेमाल लग रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से शादी सिर्फ दो समान औकात के लोगों में होनी चाहिए। तभी स्टेज पर कुछ लड़कियां चढ़ गई। वो लोग कपड़े के नाम पर छित्थर लपटे हुए आई थी। मैंने देखा मेरे पापा तो सिर्फ उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। चारू ने उन लड़कियों के मुझे परिचय करवाया और बताया कि वे सब उसकी सहेलियां हैं। मैं झूठी स्माइल करते हुए उनसे मिला, लेकिन मन ही मन मुझे उन लड़कियों को और चारू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद रिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई। मेहमानों के हुजूम सिम ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और बीच में हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े हुए एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे। रिंग सेरेमनी ख़त्म होते ही एक एक करके सारे मेहमान वापस चले गए। सारा आयोजन ख़त्म होते ही रात हो गई। अब हॉल में सिर्फ मेरा परिवार और चारू का पापा और उसकी कुछ सहेलियां रह गई थी। तभी उसकी कुछ सहेलियों में से एक लड़की आई और मुझसे लिपट कर सेल्फी लेने को लगी, लेकिन मैंने देखा कि वो सेल्फी लेते वक्त कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। कुछ देर तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने देखा कि जब उसके हाथ में मेरे कमर तक जा पहुंची, मैंने उसके हाथ को अधेर में पकड़ लिया और उसके हाथ को उससे झटकते हुए खुद से अलग कर दिया। मुझसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, हाउ डेयर यू, डोंट यू नो हाउ टू हैंडल ए गर्ल। मैं उससे कहा उसका जवाब देने जा रहा था, तभी वहाँ चारू आ गई। उसने उस लड़की को खींचकर एक थप्पड़ रसीद दिया और बोली, ही नो वो वेरी वेल हाउ टू हैंडल ए गर्ल, बट आई थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव विथ अ मैरिड मैन। चारू की इस एटीट्यूड को देख मेरा सीना गर्व से फूल गया था। एक बार फिर से मैं चारू को समझने में गलती कर गया था। बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि जोड़ियों को तो ऊपर से ही बन आती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह रिश्ता ऊपर वाले ने नहीं बल्कि नीचे वालों ने बनाई थी, क्योंकि मेरे और चारू में कुछ भी समानता नहीं थी। मैं शांत स्वभाव का हूँ और वो अंचल। मैं कम बोलता हूँ और वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। वो अमीर है और मैं एक मध्यम वर्ग का मॉडर्न। वो मॉडर्न है और मैं सिंपल। वो खास है तो मैं साधारण हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि इतनी असमानताएं होने के बावजूद हम एक दूसरे को पसंद करते थे। सगाई में जो भी हुआ, उसके बाद मेरे पापा ने चारू के पापा से निवेदन किया कि अगर उन्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम ये शादी सिंपल तरीके से करना चाहते हैं। चारू के पापा हाथ जोड़कर बोले, देखिए, सगाई में जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन चारू मेरी इकलौती बेटी है और मुझे आप मेरी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से करने का सुख मत छीनिए। मेरे पापा चारू के पापा के हाथ पकड़कर बोले, माफ़ कर दीजिएगा, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए ये भूल गया था कि एक बाप की सबसे बड़ी खुशी वही होती है जब वो पूरे धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करवाता है।
क्योंकि मैं भी तो एक बेटी का बाप हूँ। उसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। मेरी माँ और भाभियाँ चारू के लिए साड़ियाँ खरीदने में व्यस्त हो गई। उधर मेरे पापा और भैया भी शादी की अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गए। दिन बीता, मैं अपने परिवार और चंद परिवार के साथ चारू के घर बारात लेकर निकल पड़ा। नाचते गाते हम सब चारू के बंगले तक करीब पहुंच गए। चारू का बंगला चारों तरफ से रंग बिरंगी रोशनियों से घिरा हुआ था। रात के वक्त भी ऐसा लग रहा था मानो बंगले के ऊपर अभी भी सूर्य भगवान खड़े हों और बंगले को रोशन कर रहे हों। बंगले के बाहर महंगी महंगी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। बड़े बड़े लोग अपने हाथों में बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर अपनी गाड़ियों से उतर रहे थे। बंगले के गेट पर चारू के पापा और उनके कुछ रिश्तेदार खड़े होकर हमारे स्वागत के लिए तैयार थे। वो हमें आदर समेत स्टेज तक लेकर गए। तभी मैंने देखा कि चारू शादी के जोड़े और खूबसूरत गहने पहने अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर आ रही थी। शादी के जोड़ों में उसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। मैं उसकी खूबसूरती में ऐसा खोया कि भूल ही गया कि सब लोग मेरे खुले हुए मुंह को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। चारू मुझे उसे इस तरह देख शर्मा गई थी और मैं भी झेप गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि कमाल है, ये मैडम भी शर्माती है। वो मेरे पास वाले आसन पर बैठ कर गई। हम दोनों एक दूसरे को तिरछी नज़रों से देख रहे थे और जब कभी हमारी नज़र एक दूसरे से मिलती तो हम दोनों ही शर्मा जाते। उसके बाद मेरे भैया और चारू एक दूर के चाचा हाथ में वरमाला लिए स्टेज पर पहुँचे और जैसा कि हर शादी में वरमाला के वक्त होता है, मेरे भैया और चाचू के चाचा में कंपटीशन छिड़ गया वरमाला ना पहनाने का। आखिरकार हम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं। वरमाला गले में पड़ते ही चारू की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। मैंने चारू को इतना खुश आज तक नहीं देखा था। इस दौरान खड़े खड़े मुझे भूख लगने लगी थी। मैंने देखा कि चारू का भी वही हाल था जो मेरा था, क्योंकि वो भी रह रह कर अपने पेट पर हाथ रख रही थी। जैसे ही वरमाला की रस्म खत्म हुई, सब सीधे बुफे की तरफ टूट पड़े और उधर मैं और चारू स्टेज पर बैठे सभी को ललचाई नज़रों से खाना खाते देख रहे थे। लेकिन सब खुशियों में इतने मगन हो गए थे कि मुझे और चारू को खाने को पूछा ही नहीं। मैंने चारू की तरफ देखा तो वो पेट की तरफ इशारा करके बोली, मुझे पता था शादी में इतना ताम झाम होगा कि मैं पहले से ही पेट भरकर खा आती हूँ, लेकिन अभी किसी को कह नहीं सकती कि भूख के मारे मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। मैं भी किसी से कुछ कहने में ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। तभी मेरी नज़र मेरी माँ पर पड़ी, जो कब से मुझे और चारू को दूर बैठे देख रही थी। उसके बाद वो अपनी जगह से उठी और कहीं चली गई। मैंने सोचा कि एक माँ ही थी जिसे मैं बोल पाता, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि मुझे बाकी के परिवारगण से तो कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो लोग तो नाचने गाने में व्यस्त थे। तभी मुझे खाने की बहुत ही बढ़िया सुगंध आई। मैं सुगंध की दिशा में पीछे देखा तो वहाँ माँ अपने हाथ में 2 खाने की प्लेट लिए स्टेज के पीछे खड़ी थी। तभी चारू ने भी पीछे मुड़कर देखा और माँ ने हम दोनों को ही स्टेज के पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों ही लोगों की नज़रों से बचते हुए स्टेज के पीछे चले गए और वहाँ हमने जल्दी जल्दी 2-3 पूड़ियाँ खाकर अपनी अपनी भूख शांत की और वापस आकर स्टेज पर आ गए। तभी मेरी माँ स्टेज पर आई और चारू के कान में आकर कुछ कहा और बोलकर मेहमानों के पास वापस जाने लगी। और उससे जाते ही मैंने चारू को भावुक होते हुए देखा। मैंने चारू से फुसफुसाते हुए पूछा, माँ ने तुमसे ऐसा क्या कहा जो तुम इतनी भावुक हो गई हो? चारू ने भरे गले से कहा। वो बोली कि अगर अब भूख लगे तो बेझिझक मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगी, क्योंकि भूख लगने पर इंसान अपनी खुशियों को महसूस नहीं कर सकता और ये तो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मुझे तुम कभी भी अपनी सास मत समझना, बल्कि यही समझना कि तुम्हारी वो माँ वापस आ गई जो बरसों पहले तुम्हें छोड़कर चली गई थी। इतना कहकर चारू चुप हो गई और हम दोनों माँ को जाते देख गर्व महसूस कर रहे थे कि इतनी भीड़ में भी माँ को हम दोनों की तकलीफ़ का पता चल गया था। उसके बाद 7 फेरे लेकर
हमारा शुभ विवाह संपन्न हुआ। मेरे दोनों भाइयों की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हुई थी और उनकी शादी भी बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी, क्योंकि उस समय पिताजी अकेले ही घर का खर्च संभालते थे। और यहाँ तक कि मेरी बहन की शादी भी एक साधारण परिवार में हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी को क्या पता था कि उनके सबसे छोटे बेटे की शादी इतने बड़े खानदान में होगी। मैंने अपनी शादी के दौरान दोनों भाइयों और बहन की आंखों में एक कशक को महसूस किया था, लेकिन कहा गया है कभी किसी को भी ये समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता है। शादी के अगले दिन मैं और मेरा परिवार चारू के पापा से विदा ले रहे थे। चारू के पापा की आंखें नम थी और किसी तरह से वो अपनी भावनाओं को दबाए खड़े थे। तकलीफ होती भी है, क्यों ना हो। परिवार के नाम पर उनके घर में सिर्फ उनकी बेटी ही थी और वो भी अब पराई हो चली थी। उधर चारू का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसका सारा मेकअप आंसू के साथ बह गया था। मेरे पापा चारू के पापा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, हम आज आपके घर से हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी को लेकर जा रहे हैं, और जब भी आपको अपनी बेटी की याद आए आप निसंकोच हमारे घर आ जाइएगा। इतना सुनना था कि चारू के पापा का सब्र का बांध टूट गया, जिसे वो अब तक संभाले हुए थे, और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और कार में बैठ रही चारू को बैठने से पहले ही पकड़कर फफक फफक कर रोने लगे। उनका रोना देखकर तो एक बार तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं और मेरा पूरा परिवार उस गमगीन माहौल से चारू के पापा से विदा लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। घर पहुंचते ही आस पड़ोस के लोग नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए टूट पड़ते हैं। मैंने तो कई महिलाओं को ये तक कहते सुना है कि बड़े घर की लड़की को ब्याह के लाए हैं, देखना अब आए दिन इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनाई देगी। एक पल को लगा भी कि ये सच हो सकता है, क्योंकि कहाँ महलों में पली बड़ी मॉडर्न ख्यालों की लड़की और कहाँ हमारा हर चीज़ में एडजस्ट करने वाला मेरा परिवार, जहाँ साल में 2-3 महीने ऐसे आते थे कि घर का बजट संभालना मुश्किल हो जाता था। खैर, माँ सबसे पहले हम दोनों की आरती उतारती है। तभी पास की एक आंटी को, जो हमेशा मोहल्ले में तिल्ली मारने का काम करती है, वो बोली, कुछ भी कहो छोटे बेटे ने अपने दोनों भाइयों को पीछे छोड़कर सबसे खूबसूरत पत्नी पाई है। यह सुनकर मेरे भाइयों का मुंह बन गया, लेकिन तभी मेरी माँ ने स्थिति को संभालते हुए उन्हें कड़े शब्दों में बोला, मेरी तीनों बहुएं ही बहुत सुंदर हैं और मैं मेरी बहुओं में कभी तुलना नहीं करती और ना ही किसी दूसरे को करने देती हूँ। मेरी माँ की चेतावनी सुनकर वह उसके बाद कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप एक तरफ खिसक गई। उसके बाद मेरी माँ और भाभी बाकी सारे रस्मों को ख़त्म कर मुझे और चारू को माँ वाले कमरे में लेकर जाते हैं और हम दोनों को फ्रेश होने के लिए कुछ समय देते हैं, क्योंकि शाम होने वाली थी और हम दोनों से ही सिर्फ एक के बाद एक रस्म किए जा रहे थे। तभी मैंने देखा कि माँ के कमरे की सारी चीज़ें अब इस कमरे में नहीं थी, बल्कि उसकी जगह चारू के 5-6 बैग रखे हुए थे। मैंने जब बड़ी भाभी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, अपने बीबी को भी छत पर रखोगे क्या देवर जी? आज से ये कमरा आपका हो गया। माँ बाबूजी अब से हॉल में सोएंगे। मैंने ये चीज़ हर परिवार में देखी है कि अगर आप घर का छोटा हो तो शादी के बाद आपके मम्मी पापा ही हैं जो सबसे पहले अपना कमरा त्यागते हैं, और वही हाल अब मेरे घर में भी होने वाला था, क्योंकि मेरा घर तीन बीएचके का घर था, जिसमें कि 2 कमरे दोनों बड़े भैया भाभी रहते थे और तीसरे कमरे में मेरे मम्मी पापा। मैं छत पर सोता था और जब कभी बहन आती तो वो हॉल में सो जाती थी। लेकिन अब चूँकि मेरी शादी हो गई थी, इसलिए मम्मी पापा ने अपना कमरा हमें दे दिया था और खुद हॉल में बहन के साथ सोने जाएंगे। मैं यही सब सोच रहा था कि पता नहीं कब चारू ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और मुझसे लिपटने बोली, आज रात को तो नहीं शर्माओगे ना? मैंने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला,
कौन शर्माता है, वो तो आज रात तुम्हें पता ही चल जाएगा। चारू मुझे छेड़ते हुए बोली, वाह, शादी होने के बाद तो ये बिल्ली भी अब पंजा मारने लगी है। ही। हम दोनों फ्रेश होकर बाकी की बची हुई रस्मों को ख़त्म करते हैं। और जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मेरी धड़कनें भी तेजी हो रही थी, क्योंकि इस रात होने वाली थी। मैं आज सुबह से घर में बैठा था। मेरे बड़े भैया कई बार मुझे ताना मार रहे थे। मेरे घर से बाहर कहीं निकलने पर वो बोले, क्या सुबह से औरतों के बीच में बैठा है, चल जा, थोड़ा बाहर घूम के आ जा, वरना लोग क्या सोचेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चारू को छोड़कर घर से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था। इसलिए मैं हर बार किसी तरह से भैया को पट्टी पढ़ाकर वापस आ जाता था। रात के 10 बजने वाले थे। घर के सभी लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। मैं भी अपने कमरे के बाहर खड़ा सोच रहा था, अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि खुद से गया तो भाभियाँ मजाक उड़ाएगी। तभी दोनों भाभियाँ मेरे पास आती और मुझे छेड़ते हुए कहती है, क्या हुआ देवर जी, बहुत बेचैन लग रहे हो। मैं असहज होता हुआ कहता हूँ, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। तभी बड़ी भाभी छोटी भाभी से कहती है, छोटी, अब और मत तड़पाओ देवर जी को, चलो उनको उनके कमरे तक लेकर जाने का ये आखिरी रस्म भी पूरा कर देते हैं। हे, इतना कहकर वो दोनों भाभियाँ मुझे सीधे अपने कमरे में धक्का दे देती है और मैं एक झटके में किवाड़ खोलकर कमरे में प्रवेश करता हूँ। मैं चारू के पास जाकर बैठ जाता हूँ। मैंने उसका घूंघट उठाया और उसका चांद सा चेहरा देखकर अपनी किस्मत पर गर्व करने लगा। चारू मुझे उसे इस तरह घूरते हुए देख दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। मैं अपने हाथों से उसके हाथों को हटाते हुए कहता हूँ, मैंने कहा था ना, आज की रात मैं नहीं शर्माऊँगा। चारू शर्माते हुए बोली, वैसे तो मैं भी इस रात का इंतजार कई दिनों से कर रही थी, लेकिन आज जब वो मौका मिला है तो मन में एक अजीब सी शर्म और झिझक महसूस हो रही है। मुझे तो पता नहीं था कि तुम भी शर्माती हो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। उसके बाद जो हुआ उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अचानक से उठी और मुझे बाहों में भर लिया। मैंने भी उसे अपने बाहों में भींचते हुए पकड़ लिया और उससे बोला, इतनी जल्दी तो इच्छाधारी नागिन भी अपना रूप नहीं बदलती है जितना जल्दी तुम बदल जाती हो। उसके बाद हम दोनों एक हसीन दुनिया में खो गए और मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह सूरज की तेज रोशनी से मेरी नींद खुली। आंखें पीछते हुए देखा तो सामने चारू कमरे की खिड़की खोले खड़ी है और उस खिड़की से रोशनी सीधे हमारे बेड पर पड़ रही थी। वो बेड पर खड़ी घड़ी को मुझे दिखाते हुए कहती है, सुबह के 10 बज रहे हैं, अब उठ भी जाइए, नहीं तो शादी के पहली ही सुबह ही भाभियाँ ताना मारते आती है। मैंने उनके देवर को वश में कर लिया है। मैं उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो उसमें बुराई क्या है, ये तो सच्चाई है। तुमने तो सच में मुझे अपनी खूबसूरती के वश में कर रखा है। मैंने चारू को पकड़ कर रखा था और खुद को मुझसे छुड़ाने बोली, छोड़ो, कमरे का दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा तो। वैसे तो शादी के पहले तो बहुत शरीफ बन रहे थे, कल रात मैंने तुम्हारी सारी शराफत देख ली है। मैं उसको जवाब देने ही जा रहा था कि माँ के गले खखाने की आवाज़ से मैं झट से चारू को छोड़ बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। माँ ने तेजी नज़रों से हमें देखते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर हॉल में आ जाओ, नाश्ते का वक्त हो गया है, दोनों मिलकर नाश्ता कर लेना। इतना कहकर माँ वापस चली गई। उसके बाद मैंने चारू को कहा कि जल्दी से फ्रेश होकर हॉल में चलते हैं, वरना भैया भाभी आज तो जमकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर बाद हम दोनों फ्रेश होकर हॉल में आते हैं। वहाँ पर सब सोफे और कुर्सियों पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। तभी बड़ी भाभी मुझे छेड़ते हुए बोली, क्यों देवर जी, आप तो घर में सबसे पहले उठते हैं और आज 10 बजे तक सो गए, रात को ठीक से नींद नहीं आई थी क्या? ही। उसकी बात सुनकर मैं और चारू दोनों शर्म से लाल हो गए थे, क्योंकि हमें इस तरह शर्माते हुए देख भैया भाभी समेत पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था और उनको मुस्कुराते देख हम दोनों भी मुस्कुराने लगे। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी सुकून से बीत रही थी, क्योंकि मेरे पास 2 बड़े भाई थे जो कभी भी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ तक आने ही नहीं दे रहे थे। एक खूबसूरत बीवी थी और एक प्यार करने वाला परिवार था।
मैंने अपने आस पड़ोस में ऐसे भी परिवार देखे थे जो कि बेटे की शादी हुई नहीं कि उसके सर से नौकरी करने और पैसे कमाने का तांडव मचाने लगते थे और जल्द से जल्द उस पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ देने को उतारू हो जाते थे। लेकिन इस मामले में मैं अभी तक थोड़ा लकी था, क्योंकि शादी के इस महीने में हो चुका था, लेकिन मैं अभी भी वही अपनी छोटी मोटी नौकरी से सिर्फ अपना गुजारा चला रहा था। चारू ने भी इस एक महीने में मुझसे सिवाय प्यार के कुछ नहीं मांगा। उल्टा मुझे कभी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती तो चारू मुझे कुछ पैसे ज़बरदस्ती दे देती थी। मुझे चारू से पैसे लेना पसंद नहीं था, लेकिन वो मुझे हर बार कहती, तुम ये पैसे उधार समझ के रख लो, जब तुम अपनी MBA ख़त्म करके कमाने लगोगे तो ये सब पैसे लौटा देना। चारू को अपने खर्चों के लिए मेरी तरफ कभी किसी का हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि एक तो उसके खर्चे इतने ज़्यादा थे कि उसके मेकअप के सामान की कीमत में हमारे घर का 1 महीने का राशन आ जाएगा, और दूसरे उसके पिता ने उसके अकाउंट में करोड़ों रुपये रखे हुए थे। हुआ यूँ कि चारू के पापा ने मेरे पापा की बात मानकर दहेज तो नहीं दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी चारू के अकाउंट में बचपन से ही हर महीने 2 लाख रुपए जमा करते थे, जो आज के डेट में करोड़ों में बदल गए थे। लेकिन इस बात की जानकारी मेरे परिवार में किसी को नहीं थी, और मैंने चारू से विनती भी कभी नहीं की कि ये बात मेरे परिवार को पता भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जो परिवार इतने धनवान घर में शादी के बाद भी दहेज की 1 फूटी कौड़ी को भी स्वीकार नहीं किए हो, उनके आत्मसम्मान को गहरा धक्का लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो अपने घर की बहू को रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करने में भी असमर्थ है। सच ही कहा गया है कि हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उसे हाथी को पालना बड़ी बात होती है। ठीक उसी प्रकार शादी करके गृहस्थ आश्रम में आना तो सरल बात होता है, लेकिन गृहस्थी को निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत परेशान था, लेकिन मेरी धर्म पत्नी जी का तो कुछ मामलों में मुझसे भी बुरा हाल था, क्योंकि महारानी जी ने अपने लाइफ में आज तक किचन का मुंह तक नहीं देखा था, और उन्हें कुकिंग के नाम पर सिर्फ मैगी बनाना ही आता था। मेरी भाभियाँ तो उसका खूब मजाक उड़ाती थी, लेकिन गनीमत ये थी कि उसे बीच बीच में मेरी माँ का सपोर्ट मिल जाता था। एक दिन देर शाम में मैं अपने काम से लौटा तो देखा कि घर के सभी सदस्य हॉल में बैठे कुछ मंत्रणा कर रहे थे। अचानक मुझे देखकर सब चुप हो गए। मुझे लगा कि शायद आज मेरे लेट हो जाने की वजह से ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। तभी छोटी भाभी मेरे नज़दीक आकर मुस्कुराते हुए बोली, आज शाम से ही तुम्हारी बीवी किचन में घुसी हुई है और कहा है कि आज रात की सारी डिशेज वो अकेली बनाएगी, इसलिए आज पूरा परिवार सदमे में है और हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम ही जाके चारू को समझाओ कि अकेले खाना बनाने की जिद छोड़ दे और मुझे या माँ को अंदर आने दे। मैंने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए बोला, मुझे इस मामले में मत घसीटिए, वैसे भी आज मैं बाहर ही खाना खा के आया हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। वाह बेटा, बीवी तेरी और उसका खाना झेले हम, मेरा मतलब कि है कि उसका खाना हम अकेले कैसे खा सकते हैं, तुम्हें तो हमारे साथ खाना ही होगा, मेरे पिताजी मुझे सुनाते हुए बोले। उसके बाद तो पूरा परिवार मुझे किसी भी हालत में उसके साथ चारू के खाने के लिए राजी करवा के ही माने। मुझे आज अपने परिवार को देख केकड़े की वो कहानी याद आ गई थी जो बचपन में दादी मुझे सुनाया करती थी, जिसमें एक बर्तन में कई केकड़े रखे हुए थे और बर्त का मुंह भी खुला हुआ था, लेकिन एक भी केकड़ा उसमें से बाहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि हर ऊपर जाने वाले केकड़े को उसके नीचे वाला केकड़ा नीचे दबा देता था और खींच लेता था। और ठीक वैसे ही मेरा पूरे परिवार मुझे भी चारू की वाहियात व्यंजनों की आदत में शामिल करना चाह रहे थे। आखिरकार मैडम चारू इठलाते हुए एक एक करके खाने की थाली लेकर हॉल में आती है। हम सब बैठे अनुमान लगा रहे थे कि उनमें से सबसे वाहियात खाना कौन सा होगा और वो किसके हिस्से आएगा। चारू 7 बर्तन में अपने बनाए हुए व्यंजनों को हमारे सामने रख देती है और एक जंग जीतने वाली मुस्कान से माँ को कहती है, माँ आपकी वजह से ही मैंने ये पाक कला सीखी है, इसलिए पहला निवाला आपको खाना होगा। यह सुनकर मेरी माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन किसी तरह झूठी हंसी
हंसते हुए वह खाने का एक ढक्कन खोलती है और एक जबरदस्त की हंसी हंसते हुए चारू से पूछती है, बेटा ये क्या बनाया है? माँ, ये दाल फ्राई है और ये रही रोटी। चारू माँ को एक और ढक्कन खोलते हुए कहती है, माँ मन को मजबूत कर। रोटी को एक टुकड़ा बड़ी मुश्किल से तोड़ती है क्योंकि वो रोटी चमड़ी की तरह खींच रही थी और फिर उसे एक दाल में डुबोकर मुंह में रख लेती है। मैं और मेरा पूरा परिवार इस घटना का मुंह खोले देख रहा था। हमने देखा कि उस कौर को चबाकर निगलने में माँ के आंसू निकल गए और उन्हें इस तरह देख हम सब का दिल बैठा जा रहा था। उस दिन हम सब ने खून के आंसू रोए थे। हर एक निवाले को मुंह में रखते ही लगता था कि मानो प्राण अब गए तब गए। खैर हम सब ने बड़ी ही बहादुरी और हिम्मत के साथ चारू का बनाया हुआ वाहियात खाना ख़त्म किया और उस दिन सब ने यह प्रण लिया कि जिस दिन भी चारू किचन में घुसेगी उस दिन हम सब उपवास रखेंगे। उस दिन तो हम सब ने कैसे भी रो धोकर चारू का खाना खा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं चारू को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उसने आज बहुत ही वाहियात खाना बनाया था। और उसकी पुष्टि तब हुई जब रात को उसने खुद अपना बनाया हुआ खाना खाया और चखा। रात के वक्त बड़े भैया बाहर से कुछ मिठाइयाँ और नमकीन घर के सभी सदस्यों के लिए लेकर आए, जिससे कि उसके मुंह का जायसा सुधर जाए, जो चारू के हाथ का खाना खाकर बिगड़ गया था। मुझ समेत घर के सभी सदस्य हॉल में चोरी छुप के मिठाइयों और नमकीन का लुत्फ़ उठा रहे थे। तभी चारू अपने कमरे से मुंह बनाते हुए निकली और हमें अपने सामने इस तरह चोरी छुप के मिठाइयाँ और नमकीन खाते देख शर्मा गई। दरअसल मैडम जी अभी अभी अपने हाथों बना खाने का स्वाद चखकर कमरे से निकल रही थी कि उसके सामने हम पड़ गए। तभी मैं उसकी तरफ समोसे और जलेबी की प्लेट बढ़ाते हुए बोला, लो अभी तुम्हें उसकी बहुत ज़रूरत है। इतना सुनना था कि चारू हंस पड़ी और उसके हंसते ही कमरों में ठहाकों की आवाज़ गूंजने लगी। उस रात चारू को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो बुद्धि बाजे। उस दिन चारू ने यह निर्णय लिया कि पहले वो कुकिंग सीखेगी, उसके बाद ही अकेले खाना खाने की कोशिश करेगी। उसके इस फैसले से हम सब ने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्र अदा किया कि चलो जो खाना आज हमने खाया था वो हमारी पहली और आखिरी बार सजा थी। उसके बाद सब अपने कमरे में सोने चले गए। मैं और चारू भी अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगे। मैं और चारू पलंग के ऊपर बिछे बेडशीट के सिलवटों को ठीक कर रहे थे। मैंने देखा कि चारू किसी चीज़ के ख्यालों में डूबी हुई है। मैंने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? वो अचानक से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलती है और मुझसे भावुक होकर कहती है, आज मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा। वह कौन सी बात है जो चारू संदीप को बताना चाहती है? आखिर इतने रईस बाप की बेटी होने के बावजूद चारू ने संदीप कैसे लड़के से शादी क्यों की? जल्दी ही इस राज से पर्दा उठ जाएगा। संदीप के पिता के देहांत के बाद किस किस के रंग बदलने देखना इसके अगले भाग में। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं इसके अगले भाग में।